हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप पेपर देने गए हो हिंदी का पेपर, अगर आपके पास हिंदी का पेपर सामने है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आ रहा तो हिंदी के पेपर को आप कैसे पास करोगे? तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं। देखिए, मेरे पास 2025 का हिंदी का पेपर है, क्लास 12th का। और कितने नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों? 100 नंबर का है। हर साल वीडियो बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, लाखों बच्चे देख के जाते हैं और हर साल लाखों कमेंट आते रहते हैं कि नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया था बिल्कुल बेहद कुछ नहीं आ रहा था हमको। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सारे अगले साल बनाया था, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि नहीं सर मेरा 85 आ गया है, किसी का 70 आया है, किसी का 75 आ रहा है। ठीक है, हर साल समझ लीजिए हर साल कमेंट आता है। तो इस बार भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया हूं कि हिंदी में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो कौन सा ट्रिक लगाओगे कि आप 100 में कम से कम मेरे प्यार बच्चों 85 नंबर तो ला ही दोगे। कम से कम 85 नंबर। तो चलिए, कैसे पास करना मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बिल्कुल घबराना नहीं है। जिसको हिंदी अभी तक कुछ तैयार नहीं है वो डायरेक्ट पेपर देने चले गए हो, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को देख लेना है एक बार, फिर समझ लीजिए कि आपके नंबर बिल्कुल भर भर के आने वाले हैं। कोई काट नहीं सकता है। मैं खुद पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी देख रहे हो पीछे, मैं पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। इस पूरे का पूरे पेपर का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। देखिए कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए, यह है आपका क्लास 12th का। कुछ चीजें हैं, पहले उनको समझ लीजिए। कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले उनको आप समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th और इधर है आपका क्लास 12th। ठीक है, ये आपके क्लास 10th, ये है क्लास 12th। आपको मालूम है कि क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का पेपर बन के आता है। और वही क्लास 12th का पेपर अभी मैंने दिखाया कितने नंबर का था? 100 नंबर का पेपर था। इसमें क्या होता है कि 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। क्लास 10th में जो है वो 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं और इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है क्लास 12th में। तो गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 70 में क्लास 10th वाले इस वीडियो को देखने के बाद 55 नंबर खूब आराम से ला देंगे। और क्लास 12th वाले बच्चे 80 से लेकर 85 नंबर खूब आराम से ला देंगे, भले कुछ नहीं उनको आता है। फिर भी देखिए कैसे मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा। तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। इतना स्पेशल वीडियो में हर साल एक वीडियो बनाता हूं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलता है। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या हम कि आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों दो कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। आपके एग्जाम में दो कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं होगा कि जो आपको बता दे कि नहीं ऑब्जेक्टिव का ट्रिक यही होगा। कोई ऐसा टीचर नहीं कि जो आपको बता दे कि हाँ बी ही सही है तो बी ही सही होगा, चाहे ए है तो ए ही सही होगा, कोई नहीं बता सकता है। तो इसके लिए कुछ पहले बेसिक ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता देता हूं। इसके बाद तो फिर आप अपने से ही करना पड़ेगा आपको। तो बेसिक ट्रिक कुछ चीजें हैं, पहले उनको आप ऑब्जेक्टिव का ट्रिक समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव की ट्रिक ये कहता है, कुछ चीजें हैं जैसे आपके चार ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन होते हैं, चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो इसमें से कुछ कंडीशंस हैं। अगर चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन अगर आपको यह दिख जाए कि इनमें से सभी, उसमें लिखा रहे कि इनमें से सभी, तो आंख बंद कर कर मेरे प्यारे बच्चों उसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर इनमें से सभी चारों में से कहीं ना कहीं दिख गया, या तो अगर उसमें से आप लोग देखे कि इनमें से कोई नहीं, अगर चारों ऑप्शन में कहीं दिख गया कि इनमें से कोई नहीं, तभी भी मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनमें से कोई नहीं पे। ठीक है, तो इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। और एक ऑप्शन बन के आता है कि ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, अगर इस तरह का ऑप्शन दिख जाए तभी भी आपको इसी पे क्लिक करना है। अगर ना दिखे तब क्या करोगे? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं पेपर दिखाता हूं। पेपर में जब यहां पे सबसे पहले खंड क आया है और खंड क में मेरे प्यारे बच्चों पहला यहां प्रश्न दे दिया कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। और यहाँ पे कहानी, आत्मकथा, डायरी, जीवनी, चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो जो अभी मैंने ट्रिक बताया इनमें से तो कोई आपको दिख ही नहीं रहा है। जो मैंने ट्रिक बताया कि इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ये तथा भी, ये तो दिख ही नहीं रहा है। तब कौन सा ट्रिक आप लगाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ट्रिक अपने से ही लगाना पड़ेगा। अपने से मतलब कोई भी ऑप्शन आपको उठाना पड़ेगा। चाहे आप ऑप्शन बी पे रंगिए, चाहे ऑप्शन सी पे रंगिए, चाहे ऑप्शन चौथा मार दीजिए, चाहे ऑप्शन पहला मार दीजिए। ठीक है, उसे बोलते हैं तुक्का। तो जो आपका तुक्का सही हो जाए वो भगवान भरोसे उसको आप छोड़ेंगे। ठीक है, कोई बता दे तो अच्छी बात है, ना बता पाए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको नहीं बता पाएगा कि हाँ बी वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चाहे चौथे वाले ऑप्शन पे पूरा रंग के चले आना वही सही होगा, चाहे तीसरे वाले ऑप्शन, चाहे पहला वाला, कोई नहीं बता सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आपको उत्तर लिखना है।
ऐसा नहीं करना कोई छोड़ना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव का ट्रिक। अगर ऑप्शन में दिख गया जो मैं बताया हूं तो यही सही होने वाले हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों असली कहानी स्टार्ट होता है कि जब बहुविकल्पीय प्रश्न हटता है और प्रश्न करने वाला आता है। तो करने वाले में बहुत सारे ट्रिक है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा तरीका, पास हो जाओगे। करने वाले में ट्रिक है, सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। करने वाला में जैसे तीसरा प्रश्न यहां से स्टार्ट है, अब मैं यहां से सारा का सारा प्रश्न करके दिखाने वाला हूं। देखिए बोला है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए 10 नंबर का गद्यांश आ गया। तो आप चाहे क्लास 10th में चाहे 12th में, गद्यांश तो सब में आता है, ये क्लास 12th का पेपर है, क्लास 10th में भी गद्यांश आता है, ठीक है। बस यहाँ 10 नंबर का होता है, वहां 6 नंबर का होता है, बाकी सारी चीजें वही करना होता है। अब गद्यांश आ गया, ये गद्यांश आपको करना है। देखिए ये गद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो आप ट्रिक की मदद से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप कौन सा ट्रिक लगाओगे कि आपका नंबर एग्जामिनर दे दे, भले आपको कुछ नहीं आ रहा है इस गद्यांश के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली चीजें जो है वो है आपकी हेडिंग। हेडिंग आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा था, तो मेरे प्यार बच्चों आप हेडिंग बनाओगे, यहां लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, हेडिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग आपको बिल्कुल अच्छे से डालना है। फिर इसके बाद मैं तरीका बताता हूं कैसे उसको सॉल्व करोगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा है तो आप लिख दीजिए तीसरा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये आपका गद्यांश है, गद्यांश यहां पे भी दिया है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो एक पीछे भी गद्यांश आपको दिया है, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो मान लीजिए आपको ये वाला कर रहे हो, तो ये वाला कर रहे हो ना, तो आपको एक संकेत लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि दोनों में से आप कौन सा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको संकेत, संकेत यहाँ पे हेडिंग आपको डालनी है। संकेत कैसे लिखा जाता है, देखिए संकेत का मतलब ये चीज होता है कि ये शुरू के 2 लाइन यहां से उठा लो, जैसे साहित्य कमा कला है तो साहित्य कमा कला उठा दो और लास्ट की लाइन उठा लो यहां तक। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले संकेत में साहित्य कमा कला है तो आप लिखोगे यहाँ पे साहित्य, इसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कमा, फिर इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों कला है तो आप लिखोगे कला, इसके बाद डॉट 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 करते चले जाओगे। लास्ट की लाइन जो था यहीं पे आपको लिखना है, ठीक है। स्वास्थ्यकर था तो यहां पे लिखेंगे हम लोग स्वास्थ्यकर, ठीक है, स्वास्थ्यकर है, ठीक है। ये हो गया आपका संकेत। इस तरह आपको संकेत लिखना है। अब यहां प्रश्न पढ़ेंगे। आप प्रश्नों हमको नहीं आ रहा, देखिए सारे प्रश्नों को कैसे उत्तर में देता हूं। देखिए बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब भी संदर्भ लिखने के आते हैं, संदर्भ में 2 चीज होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक तो पाठ का नाम, दूसरा लेखक का नाम, कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक क्या हैं। ये 2 चीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, किस में, आपके संदर्भ में। तो आपको न तो पाठ का नाम मालूम है न तो लेखक का नाम मालूम है, तो आप कैसे लिखोगे संदर्भ, उसका ट्रिक समझिए। सबसे पहले आप क्या डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, क वाला कर रहे हो ना तो यहाँ पे लिखोगे क, और क के बाद यहाँ पे हेडिंग डालोगे मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। जैसे मैं डाल रहा हूं वैसे ही आपको डाल देना है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद कैसे लिखोगे, अब ये गद्यांश है तो एक लाइन आप रट डालो, ठीक है। आपको एक लाइन रटना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये लाइन आपकी होनी चाहिए बिल्कुल, आप रट डालिएगा इसको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित, देखिए मैं बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, हिंदी के गद्यखंड में संकलित, अब किस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम लिखना है, तथा इसके लेखक, यहाँ पे लिखिएगा तथा इसके लेखक, फिर यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए। अब यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है और यहाँ पे लेखक का नाम लिखना है। आपको दोनों में से कोई मालूम है नहीं, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप करेंगे क्या कि आपके जो हिंदी के बुक है उस बुक में बहुत सारे यहाँ पे जो है चैप्टरों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 4-5 आप लोगों के चैप्टर तो मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। किसी का भी अगर चैप्टर का नाम अगर आपको मालूम है तो उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लिख देना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इस गद्यांश में ही चैप्टरों का नाम छुपे होते हैं जब पढ़ोगे तो, ठीक है। और नहीं है तो आपको किसी का भी अगर मालूम है आप लोगों का नाम तो यहाँ पे आपको लिखना है, किसी भी चैप्टर का नाम मालूम है तो किसी भी चैप्टर का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद अगली बात लेखक का नाम, तो लेखक का नाम में किसी का नाम भी लिख दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्हीं का नाम, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो उन्हीं का लिख दीजिए, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं,
कोई भी आपको मालूम है, आप बिंदास यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कोई चैप्टर का नाम मालूम है, यहाँ पे लिख दीजिए। तब इतना आपकी भर जाएगी लाइनिंग। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो अगर ये प्रश्न 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको दे देगा, ठीक है, लेकिन नंबर दे देगा आपको। बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक आप किए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर आपको दे ही देगा। और नहीं ध्यान देगा वो पूरा कॉपी चेक करता चला जाएगा तो 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। यही होता है, क्योंकि 1 मिनट से कम में कॉपी चेक होती है, 1 मिनट से कम में एक कॉपी चेक होती है। तो समझ सकते हैं कितना स्पीड से चेक होता है। तो संदर्भ लिखने का यह तरीका है। क्लियर हो गया? नहीं आ रहा है तो यही दिमाग लगाना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो बोला है कि राष्ट्रीय जन आपके मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी में बनाना है। देखिए मानसिक आपको कहीं दिख गया, मानसिक भावों को प्रकट करते हैं किस रूपों में, तो आप लिखोगे साहित्य, कला, नृत्य, प्रमोद, अनेक रूपों राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो आंसर तो मिल गया, यहां से उठाइए और यहां तक पूरा छाप दीजिए, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि जो व्यक्ति सदृश है वो प्रत्येक संस्कृत के अनंत पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो व्याख्या कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं तरीका। देखिए मान लीजिए ग वाला है तो ग वाला आप लिखोगे, व्याख्या है तो आप हेडिंग बनाओगे व्याख्या। व्याख्या लिखने का तरीका क्या है, देखिए लिखोगे कि लेखक कहते हैं कि, ये लाइन आपको एकदम रट जाना है। गद्यांश में लेखक होते हैं और पद्यांश में कवि होते हैं। तो लिखेगा कि लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, अब की के बाद आप क्या लिखोगे, तो मेरे प्यारो देखिए लेखक कहते हैं कि, अब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि जो साहित्य सदृश होता है, ये पूरी की पूरी लाइनिंग जो है आपको यही छापना है, पूरी की पूरी लाइन जहां तक अंडरलाइन किया गया था। ठीक है, यहां तक आपने छाप दिया। इसके बाद क्या करोगे अब मैं बताता हूं। इसके बाद मेरे प्यारो बच्चों करोगे क्या कि यहां से इन्हीं के बीच में से, जैसे आत्मा को जो विश्वसनीय आनंद भाव को, इस यही जो 2 लाइन आपको दिख रहा है आगे की, यही 2 लाइन उठाकर इसी के आगे आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो ये आपकी 5-7 लाइन हो जाएगी। व्याख्या का नंबर एग्जामिनर दे देगा। शुरू के लाइन 2 लाइन पड़ेगा और जाने का कि हाँ आपने सही किया है, नंबर आपको देता हुआ चला जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो ग वाला भी प्रश्न हो गया। अब देखिए तीनों प्रश्न मैंने आपको कुछ याद नहीं कराया, ट्रिक की वजह से ही पूरा का पूरा प्रश्न मैंने करा दिया आपको। इसी तरह ये वाला प्रश्न भी कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है। तो उसमें हमने देखा, आप पढ़ेंगे ना, एक सूत्रता जहां दिखेगा उसी की लाइन उठा के आपको लिख देना है। इसी तरह कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, ठीक है, तो वहां पे शुरू के जो लाइनिंग थे वही शुरू के लाइनिंग आपको क्या करना है, उठा के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख देना है। हो गया कंप्लीट। पांचों का उत्तर मैंने आप लोगों को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको अथवा करना होगा वो अथवा वाला कर लेगा, अथवा वाला में भी वही ट्रिक लगेगा। संदर्भ लिखेगा, इन 5 प्रश्नों को उत्तर जैसे मैं उनमें दिया हूं इसी तरह इनको भी देगा। ठीक है, इसके बाद लीजिए गद्यांश आपका खत्म हो गया। चौथा प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश, देखिए पद्यांश में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश में एक ही चीज आपको समझना है, ट्रिक तो वही लगेगी लेकिन पद्यांश में एक चीज आपको समझना है कि संदर्भ जब आप लिख रहे हो तो संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों इतना बस आप याद रखिएगा संदर्भ में कि वो गद्यांश था तो पद्यांश लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब रह गई बात यहाँ पे लेखक नहीं आपको लिखना है, लेखक की जगह आपको कवि लिखना है। कवि लिखिए या रचयिता लिखिए इसको, ठीक है, इसके रचयिता या कवि, लेखक मत लिखिएगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है। तो आपको क्या करना है कि इसमें आप लोगों को कवि के नाम लिखना है। ये नहीं कि आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख लें या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख लें, नहीं, आप सूरदास जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा जी, ऐसे उनका नाम लिखना है जो लोग कवि हैं। तो कवि का नाम लिखना है, ठीक है, और पाठ का नाम किसी भी पाठ का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो पद्यांश का पाठ होना चाहिए, ये ना कि गद्यांश का ये चैप्टर यहाँ पे उठा के लिख दे। ठीक है, ये काम करना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या का मैंने ट्रिक बताया, और जो प्रश्न आपको नीचे दिए गए थे उनका भी ट्रिक मैंने बता दिया कि उन्हीं में से मिलेगा, उसी में से छाट के लिखना है बनाकर आपको। तो ये 5 प्रश्नों को हो गया। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों का ट्रिक मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 5वां प्रश्न। अब 5वां मेरे प्यारे बच्चों की साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों लेखक का है ये जीवन परिचय आ गया और बोला है कि अधिकतम जो शब्द होना चाहिए 80 शब्द में होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको जीवन परिचय नहीं मालूम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मालूम हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है। मान लीजिए कि नहीं मालूम है आपको, ये मैं ट्रिक उनको बता रहा हूँ जो कुछ नहीं जानते, उन्हीं के लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। तो जीवन परिचय अगर आपको मालूम नहीं है, मान लीजिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है, तो लिखोगे मेरे प्यारे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन, अब यहाँ पे सन तो आपको लिखना पड़ेगा कि सन किस ईस्वी में हुआ था। अब आपको सन तो मालूम है नहीं कि किस सन में हुआ था, तो आप कुछ भी लिख सकते हो,
ठीक है, 1874 लिख देंगे, ठीक है, 1875 लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हो, लेकिन 1800 में लिखिएगा, कम से कम 1800 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों मृत्यु की बात आई, तो कोई भी है, मान लीजिए कि 30-40 वर्ष जीता ही है, जाता है 50 वर्ष 60 वर्ष जीता है, तो इसमें 50 वर्ष से ऐड कर दीजिएगा, तब ऐड कर देंगे तो 4 और 7 5 12 1924 में उनकी मृत्यु हुआ था, तो कम से कम 20-30 प्लस कर करके उनकी मृत्यु लिख दीजिएगा। तो जन्म और मृत्यु हो गया। इसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, किसी का भी मालूम है वहां पे लिखते जाइए। ठीक है, किसी भी का नाम मालूम है, माता का नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिख दीजिए, फिर आप बीच में अपनी कहानियां बना के लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी आपका कवि है तो जन्म से ही पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो कवि बनता है, तो लिख दिएगा कुछ जन्म से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे, उन्होंने सारी चीजों की स्वयं अध्ययन उन्होंने पढ़ाई किया, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो स्कूल में नहीं जा पाए, तो घर पे ही उन्होंने हिंदी संस्कृत भाषा उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ऐसे आपको बनाते चलना है, लिखते चलना है, छोड़ना नहीं, छोड़ दोगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर। और रचना पे मिलता है मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर। तो रचनाएं आप कैसे लिखोगे, तो मेरे प्यार बच्चों रचनाएं आप कुछ भी लिख देना, किसी का भी रचना मालूम होगा लिख दीजिएगा, किसी का भी नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये नम्र ओज है ना, ये नम्र ओज ही लिख देंगे, एग्जाम को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबके हजारों हजारों रचनाएं होती हैं, तो हजारों रचनाएं सबको थोड़ी मालूम होता है, तो नम्र ओज लिख दोगे तो वो लोग समझेंगे कि हाँ कोई ना कोई रचना होगा। अस्पर्धा लिख दो तभी वो जान जाएंगे कोई ना कोई रचना ही होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन्हीं में से बना के लिख सकते हो, जो ये शब्द दिख रहे हैं इन्हीं को रचनाएं में लिख दो, या आपको किसी का मालूम है तो लिख दो। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय। तो इससे लेखक का जीवन परिचय भी हो गया आपका और कवि का जीवन परिचय हो गया, दोनों में यही ट्रिक आपके फॉलो करने हैं। तो जीवन परिचय का भी मैंने ट्रिक आपको बता दिया बिना कुछ याद किए। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये आ गया ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का उद्देश्य या पंचलाइट का सारांश लिखे। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊं कि एक बार अगर आप बस पढ़ लोगे, किसी की वीडियो देख लोगे पंचलाइट कहानी का या ध्रुव यात्रा का, एक बार बस आप देख लोगे तो कहानी है, कहानी तो सबके दिमाग में छप जाती है, अपने बनाकर लिखते चले जाओगे एक बार देख लोगे तो भाई इसमें क्या ट्रिक है, एक बार देख लीजिएगा, अपना कहानी बना के लिख दीजिएगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर किसी को कहानी बना के लिखना भी नहीं आ रहा है उसके लिए भी ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, जिनको ये लग रहा है कि नहीं मैं तो नहीं बना पाऊंगा कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये जो दिख रहा है ना यह पद्यांश, इन्हीं पद्यांशों को उठाकर आपको पूरा का पूरा छाप देना है, इन्हीं पद्यांशों को उठाकर अपने से कुछ बना लेना, नहीं समझ में आएगा कि कौन सा शब्द जोड़ूं तो इन्हीं पद्यांशों को उठाना है उसी में लिख देना है, हो जाएगा आपका काम। तो जीवन परिचय और यहाँ पे कहानी का भी यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारों जो ये खंड काव्य है, खंड काव्य में भी यही, खंड काव्य मेरे प्यारों जो जिला वाइज जाता है, ये बात तो आपकी भी मालूम है, खंड काव्य मेरे प्यारों जो जिला वाइज जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य आपके पूछा जाता है, ये तो जिला, ये तो फिक्स टॉपिक है, तो आपकी जिला वाइज आता है। अगर अपने जिला का कोई दूसरा कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। तो इतना आप याद रखें, कम से कम इतना तो जान लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आता है, और वही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, देखिए त्यागपथी है, सत्य की जीत है, रश्मिरथी है, मुक्तिज्ञ है, आलोकवृत है, इसके बाद श्रवण कुमार है। तो देख लीजिएगा उसी तरह आप बना के लिख दीजिएगा। इसके बाद है 8वां प्रश्न, दिए गए गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश आ गया और हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यार बच्चों। अब ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये 7 नंबर आपको मिलेगा। अब मेरे प्यार बच्चों अब इसको कैसे करोगे, देखो इसको आपको क्या करना है मेरे प्यार बच्चों, सिंपल आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है, इसमें भी पाठ के नाम और मेरे प्यार बच्चों लिखना होता है कि इसमें पाठ किस पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो आप देखिए जैसे ये स्विकेन प्रभाव पूर्व दिया ना, इसी को आप बना सकते हैं कि इस चैप्टर से लिया गया है, या मधुरला वेबन दिया इसी चैप्टर से लिया गया है, या प्रागस्त्य दिया इसी चैप्टर से लिया गया है, या कोई अगर आपको मालूम है संस्कृत का चैप्टर तो लिख दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तब आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि अब क्या करूं, तो इन्हीं में से आप बना के लिख सकते हो कि इस चैप्टर से लिया, तदनुसारम चैप्टर से लिया गया। समझ रहे मेरी बातों को। इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर अब हिंदी में इसका अनुवाद कैसे करोगे, अब तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि हिंदी का अनुवाद क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी का अनुवाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पैसेज हमने शुरू में बताया, ये जो पैसेज आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी पैसेज को बीच में से जैसे आत्मा को जो विश्वसनीय आनंद भाव है यहां से उठाना है और लास्ट तक पूरा लिख देना है, तो एग्जामिनर समझेगा कि उसका हिंदी का अनुवाद वो लिख चुका है, वो आपको नंबर दे देगा। तो हिंदी का अनुवाद ऐसे ही आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। संस्कृत का गद्यांश चाहिए कीजिए, चाहे अथवा करके ये वाला कीजिए, दोनों में से कोई करोगे ये एक ही ट्रिक लगने वाला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों
पद्यांश आ जाता है। तो पद्यांश में भी यही दिमाग लगाना है। पद्यांश में भी किस चैप्टर से लिया गया है, अगर मालूम होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो भाई यहाँ देखो कुद्रू चैप्टर से लिया गया है, चाहे इस चैप्टर से लिया गया है, चाहे उन्हीं में से, चाहे इनमें से इस चैप्टर से लिया गया है। ऐसे बना के लिखना है। अब हिंदी का अनुवाद यानी डालने के बाद, ठीक है, हिंदी का अनुवाद डालने के बाद जैसे ये मान लीजिए पैसे से, ठीक है, अपठित गद्यांश दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका लिखना है मेरे प्यार बच्चों, हिंदी में अनुवाद नहीं समझ आ रहा है, तो इन्हीं में से बीच में से यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लाइनिंग लिख देना है। ये हो गया भाई, उसी का आंसर है, इसका बना दिया अपने आंसर, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मेरे प्यार जैसे अन्न जल पूरा हो जाना, ठीक है, अपना ही राग अलापना, दाल में काला होना, सूरज को दीप दिखाना। अब मेरे प्यार बच्चों, ये अगर आपको मुहावरे नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अर्थ लिखना है। देखो अन्न जल को पूरा हो जाना, तो इसी में आपको कुछ ना कुछ बनाकर इसका अर्थ लिख देना है। और वाक्य प्रयोग में कोई ऐसा कहानी बनाकर इन्हीं को बीच में लिख दीजिएगा, ये वाक्य प्रयोग हो जाएंगे आपके। तो ऐसा ही काम आपको करना है। क्लियर है? ये हो गया अपठित गद्यांश पर आधारित। वही चीज जैसे गद्यांश किया हूं उसी तरह ये भी है, लेकिन बस ये आपका अपठित गद्यांश है, ठीक है। तो कोई भी गद्यांश को गद्यांश करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, ऐसे ही दिमाग आपको लगाना है। तो गद्यांश यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, देख लीजिए क्या है। करा कि सही शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। अब यहाँ अनिष्ट और अनिष्ट का अर्थ लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। देखिए चाहे यही वाला ऑप्शन कर रहा है तो ये वाला मन कर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने वही मंत्र बताया, शुरू में ही आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा दिमाग आपको लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भाई ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। और अगली बात ये चीज देखो, अब यहाँ से रस, आपके अलंकार, और यहाँ से आपके छंद, ठीक है। तो रस छंद अलंकार मेरे प्यार जो सारे बच्चों को याद होता है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने से बनाकर आप लोगों को लिखना होगा। तो रह गई बात उदाहरण में, तो उदाहरण में आप गद्यांश का ही जो आप उदाहरण ले सकते हो, गद्यांश में से बीच में से कम 3 लाइन काट लेना है। इस तरह लाइनिंग बाई लाइनिंग सरिया दोगे, वो लगेगा कि आपका उदाहरण ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों, आपको मालूम है कि यहाँ बोला है कि पत्र लिखना है आपको, कि बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन पत्र के संबंध में आपको पत्र लिखना है, या किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। पत्र लेखन में मेरे प्यारे बच्चों वही है, आपको पत्र लेखन अगर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पत्र लेखन कैसे लिखोगे कि जैसे आपको बैंक को लिखना है कि बैंक ऋण के लिए लिखना है, तो वही चीज लिखोगे कि सेवा में, ठीक है, सेवा में। इसके बाद लिखोगे महोदय, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, ये तो स्टार्टिंग करना है आपको। शुरू में ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप एड्रेस लिखो, ठीक है। एड्रेस के बाद मेरे प्यारे बच्चों डेट लिख लेना, ठीक है, एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद सेवा में महोदय जी, ठीक है। डेट के नीचे एक चीज और लिख देना, विषय, हेडिंग डाल लेना विषय। किस विषय में, तो विषय मतलब यहीं से आपको मालूम चल जाएगा कि बैंक प्रबंधक को ऋण के लिए आवेदन पत्र, ये हो गया विषय। इसके बाद लिखना है तो सेवा में महोदय जी, फिर अपनी पूरी कंडीशन लिख दीजिएगा कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, मैं मछली पालन खोल रहा हूँ, चाहे मुझे कुछ काम है इसलिए मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं समय से अपना लोन आपको चुका दूंगा। पूरी कहानी लिख दीजिएगा और लास्ट में हस्ताक्षर अपना कर दीजिएगा, हो गया आपका। इसके बाद आइए, इसके बाद मेरे प्यार कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक भाषा शैली पर निबंध लिखिए। लास्ट प्रश्न है निबंध। अब निबंध मेरे प्यार यहाँ पे इतने सारे दिए हैं, कोई भी निबंध लिख रहे हो, ट्रिक एक ही है, निबंध लिखने का ट्रिक मेरे प्यार एक ही है कि कम से कम कोई भी निबंध है तो कम से कम 5 या 7 उसमें हेडिंग होना चाहिए, 5 या 7 उसमें। ये नहीं कि बस एक हेडिंग डाल दिया फिर पूरा का पूरा पेज लिखते चले, नहीं, आपके हमेशा 10 लाइन 5 लाइन के बाद दूसरी हेडिंग आ जानी चाहिए, कम से कम 5 या 7 हेडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और मेन हेडिंग आपकी पहली जो होनी चाहिए वो होना चाहिए प्रस्तावना, क्योंकि एग्जामिनर इसको बहुत ध्यान से चेक करता है। प्रस्तावना, या मेरे प्यार जो प्रस्तावना कहीं कहीं नहीं डालकर भूमिका डाला जाता है, तो प्रस्तावना या भूमिका, ये एग्जामिनर जरूर से जरूर हेडिंग देखेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपसंहार। तो 2 हेडिंग एग्जामिनर चेक करता है, प्रस्तावना, उपसंहार। बीच में बाकी आप कोई भी हेडिंग बना के लिख सकते हो, लेकिन ये 2 हेडिंग होना ही चाहिए, कंपलसरी है, नहीं होगा नंबर 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि अगर निबंध कोई भी लिखेगा तो भाई बिना प्रस्तावना उपसंहार का लिखेगा नहीं। तो ये चीजें आपको दिमाग में फिट कर लेना है। अब मेरे प्यारों जो हो गया पूरा का पूरा ये पेपर समाप्त। देख पा रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारों, जो पूरा का पूरा ट्रिक की वजह से मैंने बनाया। राइटिंग अगर अच्छी बना के लिख दोगे 85 नंबर बिल्कुल क्लियर है। हाई स्कूल वाले बच्चे मेरे प्यारों जो वो भी 55 नंबर ला देंगे, 30 नंबर स्कूल से, उनका भी 85 नंबर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।